हेलो एवरीवन। आज की पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे वह है जियो पॉलिटिक्स अर्थात भू राजनीति और भारत की भू राजनीतिक चिंताएं क्या है। इसके पहले कि इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम यह जानें कि भू राजनीति है क्या और भू राजनीति का जन्मदाता कौन है। भू राजनीति अर्थात किसी भी देश की भौगोलिक अवस्थिति, उसकी भौगोलिक स्थापना क्या है और उसकी विदेश नीति का उससे क्या संबंध है या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के अंतर विषयक अध्ययन को जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। जियो पॉलिटिक्स का जन्मदाता जॉन मैकेंडर है। सन 1904 में जॉन मैकेंडर ने एक किताब लिखी, जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कैसे जो जियोग्राफी है वह कैसे प्रभावित करती है देशों की विदेश नीति को और अंततः जो सत्ता का संघर्ष है उसमें कौन इन स्थितियों का फायदा उठाएगा और किसका प्रभाव दुनिया पर सबसे ज़्यादा होगा। आप सब जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के पितामह कहे जा सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, मार्गेंथो ने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और इसमें उन्होंने कहा कि जो राजनीति है वह सत्ता के लिए संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उसी का रिफ्लेक्शन है। तो जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स की परंपरागत अवधारणा यहाँ तक सीमित थी कि किसी देश की भौगोलिक सीमाएं और उसकी भौगोलिक अवस्थिति और उसके देश पर के विदेश नीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यहीं तक के अध्ययन में सीमित थी। लेकिन जो आधुनिक भू राजनीति की परिभाषा है वह इसका विस्तार दूर तक करती है और यह सिर्फ जियोग्राफिकल अवस्थिति नहीं, जियोग्राफिकल अवस्थिति के आगे किसी देश की जो कल्चरल हेरिटेज है वह क्या है, किसी देश का जो इन्वायरमेंटल पोजीशन है वह क्या है, किसी देश का जो आइडियोलॉजिकल लेगेसी है या आइडियोलॉजिकल एडवांसमेंट है वह क्या है। यह बहुत सारी बातें उस देश के विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जियो पॉलिटिक्स की आधुनिक अवधारणा है यह ज़्यादा व्यापक है। जब जॉन मैकेंडर ने यह सिद्धांत दिया था तो जॉन मैकेंडर ने हॉटलैंड की थियोरी दी थी। आप सब जानते होंगे हॉटलैंड की थियोरी में दुनिया को 6 भागों में उन्होंने बांटा था और 6 भाग में बांटने के दौरान उन्होंने जो हॉटलैंड है उसे यूरेशिया का मध्य भाग मुख्यतः माना था और यह बताया था कि कैसे और कौन सा देश या शक्ति समूह दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा, और इसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो हॉटलैंड पे स्थापना करेगा वही अंततः जाके पूरे विश्व पर अपना प्रभाव कायम करेगा। इसमें एक बात और उन्होंने कही थी कि जो विश्व में सत्ता का संघर्ष होगा, जो शक्ति का संघर्ष होगा, जो वर्चस्व का संघर्ष होगा वह महाद्वीप और महासागरों की जो शक्तियां हैं उनके बीच में होगा। और फिर उन्होंने फाइनल कंक्लूजन दिया था कि महासागरीय शक्तियां इसमें पराजित हो जाएंगी क्योंकि महासागरीय शक्तियों का एक्सेस उन ऊंचाई पर स्थित हॉटलैंड पे नहीं हो पाएगा, उन देशों पे नहीं हो पाएगा जहां तक समुद्री सीमाएं नहीं पहुंचती है। अंततः उन्होंने कहा अंततः इस शक्ति के संघर्ष में महाद्वीपीय शक्तियां जीत जाएंगी। हालांकि अब उससे हम आगे बढ़ते हैं और यह विचार करते हैं कि आज के समय में भारत की जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स क्या है और क्या हाल के समय में भारत की जियोपॉलिटिक्स ने भारत की विदेश नीति को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से प्रभावित किया है। तो हम यह अगर बहुत बारीक से देखें तो हाल के वर्षों में जिस तरह से भारत का इमरजेंस हुआ है और जिस तरह से भारत की चिंताएं बढ़ी हैं, उन दोनों ने भारत की विदेश नीति में एक शिफ्ट लाने का काम किया है। 2-3 बातें प्रमुख हैं यहाँ भारत के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के संदर्भ में। सबसे पहली बात यह है कि जो चीन है वह भारत का एक परंपरागत प्रतिस्पर्धी है। वह भारत का प्रतिस्पर्धी ही नहीं है, वह भारत का पड़ोसी भी है, सटा हुआ पड़ोसी। और इस प्रकार जो चीन है वह सदैव भारत को घेरने की कोशिश करता है, भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है और भारत के विरुद्ध तमाम तरह के रणनीतिक षड्यंत्र करता है। ऐसे में यह जरूरी था कि भारत अपनी विदेश नीति इस प्रकार बनाए कि वह न केवल चाइना का कंटेनमेंट करे बल्कि जो चाइना और देशों को प्रोवोक करता है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान की अस्थिरता,
मालदीव और श्रीलंका में चाइना का बढ़ता दखल। आप सब जानते हैं कि चाइना ने किस प्रकार श्रीलंका को उधार दिया, उसे उधार की अर्थव्यवस्था पर टिका दिया और अंततः एक ऐसा समय आया जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। यही काम वह मालदीव में कर रहा है। मालदीव में भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर वह षड्यंत्र कर रहा है और मालदीव को एड दे रहा है, तमाम तरह की लाभ दे रहा है और इसके माध्यम से वह भारत के विरुद्ध मालदीव को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है। हाल के दिनों में जिस प्रकार से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में सब कुछ घटित हुआ, हालांकि उसमें अमेरिका का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था और हमने पहले भी आपको बताया था कि एक द्वीप है जिस द्वीप पर अमेरिका अपना अधिकार चाहता है, अपना सैन्य बेस बनाना चाहता है और श्रीलंका की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने मना कर दिया और इसलिए वह नाराज होकर वहाँ तख्ता पलट करने की कोशिश में यह सब काम किया। लेकिन विगत दिनों जो हालिया बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं, जिन्हें आप मुख्य शासक भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री न सही, डेजिग्नेशन नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री की ही भूमिका में है, यूनुस खान, तो मोहम्मद यूनुस का अभी चाइना का जो दौरा रहा और चाइना में जिस प्रकार से उन्होंने ऑफ़र किया चाइना को और जिस प्रकार से उन्होंने चिकन नेक की चर्चा की। चिकन नेक आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच का वह कॉरिडोर, तो जिस प्रकार से जिस संदर्भों में उन्होंने चर्चा की वह बहुत ही निराशाजनक और भारत को बड़ा ही सदमित करने वाला व्यवहार था। तो इन सारे संदर्भों में भारत अपनी तैयारी कर रहा है। बताते चले कि भारत ने अपनी भारत की समुद्री सीमा लगभग 11,000 किलोमीटर की है। इस 11,000 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करने के लिए भारत की पूर्व में तैयारी बहुत कमज़ोर थी। सन 2013 में भारत ने INS विक्रमादित्य, रूस के सहयोग से मिला हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2013 में अपने बेड़े में शामिल किया और सन 2022 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी विक्रांत, INS विक्रांत, उसे अपनी सेना में शामिल किया। तो इस प्रकार भारत ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कर लिए। आप सोचिए कि कभी समय था भारत के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, लेकिन 21वीं सदी में जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़े हैं भारत के, तब भारत ने उस संदर्भ में अपनी तैयारी तेज की है। और तीसरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल भी भारत तैयार कर रहा है और उम्मीद है जल्द ही वह भी भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मामले में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है 11, उसके बाद चाइना जिसके पास 3 और फिर भारत है और सब अपनी अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय समुद्र पे जिनका अधिकार है वह निश्चित रूप से दुनिया को प्रभावित करेंगे। अभी आप देख लीजिए जिस प्रकार से पूरे विश्व में एशिया पैसिफिक की चर्चा हो रही थी और एशिया पैसिफिक की चर्चा से धीरे धीरे वह चर्चा शिफ्ट होने लगी है। इंडो चाइना के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, वो हिंद प्रशांत जिसे अब हम कहने लगे हैं, हिंद प्रशांत का जो एरिया है मेनली जिसे फोकस कर रहे हैं हम, वहाँ के एरिया पर अब वो राजनीति शिफ्ट हो रही है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और तमाम देशों ने वहाँ पर अपने प्रभाव, अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश की है और तमाम इस क्षेत्र के तमाम देशों की चिंता है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और तमाम देशों को अपनी तरफ मिला रहा है, या तो लालच दे के, लाभ दे के, या फिर उनको डरा धमका के। तो यह एक बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र में। तो भारत की इस प्रकार जो चिंताएं हैं, जो भू राजनीतिक चैलेंजेस हैं भारत के और वो जो विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण चीज़ है समझने की। इस संदर्भ में भारत ने जो अपनी विदेश नीति में शिफ्टिंग की है वह 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे समझना है। सबसे पहली बात हम यह समझेंगे कि भारत ने इस संदर्भ में जो अपनी स्वायत्तता है, रणनीतिक स्वायत्तता, यानी कि भारत अपनी विदेश नीति को इस प्रकार से निर्मित कर रहा है कि अब वह किसी देश के प्रभाव में अपनी विदेश नीति को संचालित नहीं करेगा। हम चर्चा करने का में लंबा समय जाएगा कि पूर्व में कैसे भारत की विदेश नीति प्रभावित होती रही है महाशक्तियों से, लेकिन इधर हाल के दिनों में आप देखें तो भारत ने इंडिपेंडेंट विदेश नीति बनाने में बड़े मजबूती के साथ निर्णय लिया है और बहुत सारे शिफ्ट किए गए हैं। अगर सबसे ताज़ा स्थिति देखनी है
तो आप देखिए ट्रंप का जो टैरिफ इम्पोजमेंट है, भारत उसके खिलाफ खड़ा हुआ और यह जताने की कोशिश किया कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और बड़े ही सफलता से उसका सामना कर रहे हैं। यही नहीं, जब अमेरिका प्रभावित कर रहा था कि भारत रूस से तेल न खरीदे, तो हमने न केवल रूस से तेल खरीदा बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने में इसके माध्यम से बड़ा योगदान किया। फिर इसके अतिरिक्त आप देखें, जो जिन क्षेत्रों की हम चर्चा अभी कर रहे थे, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये जो क्षेत्र हैं एशिया पैसिफिक के या इंडो चाइना के जो क्षेत्र हैं, यहाँ भारत ने अपनी दखल मजबूत करने की कोशिश की है। आप अगर क्वाड, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, 4 संस्थापक देशों का ये जो संगठन है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके माध्यम से भारत ने चीन की चुनौती को कम करने की कोशिश की है। चीन के बढ़ते दखल से इस क्षेत्र में न केवल भारत चिंतित है बल्कि अमेरिका, चूंकि अमेरिका इसलिए चिंतित है क्योंकि अमेरिका पूरे वैश्विक प्रभुत्व की लालसा रखता है। ऑस्ट्रेलिया तो सीधा प्रभावित है, जापान हमेशा सशंकित रहता है। तो तमाम इस क्षेत्र के देश हैं, एशियान के जो कंट्रीज़ हैं, वो महसूस करते हैं कि चाइना इस क्षेत्र में प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो वो सब तो क्वाड के माध्यम से भारत ने अपनी विदेश नीति को, अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी बात, भारत अपने जो वैश्विक उदारवाद की नीति है उसको भारत जारी रखेगा, लेकिन भारत ने यह इशारा दे दिया है, यह इंगित कर दिया है कि यह उस सीमा तक नहीं जाएगा जिस सीमा तक अमेरिकन राष्ट्रपति ने, रोनाल्ड रीगन ने, जिस सीमा तक नई विश्व व्यवस्था, जो अमेरिका के प्रभाव की विश्व व्यवस्था होगी, को प्रभावित करने की कोशिश की थी, और हाल के वर्षों में जिस तरह से अमेरिका उस पर आगे बढ़ा है, उस सीमा तक भारत उदारवादी विश्व व्यवस्था का समर्थन नहीं करेगा। तीसरी बात, भारत पहले जो अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र हैं और खुद अमेरिका से अपने संबंधों को मजबूत करने में हेजिटेंट था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि उसकी छवि इस रूप में जाए कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग रहा है और भारत पश्चिमी देशों से संबंध बढ़ा के अपनी परंपरागत विदेश नीति से अलग हो रहा है। अब भारत ने उसको त्यागने का इशारा किया है और वैसा परिवर्तन कर भी रहा है। हाल के वर्षों में चाहे इजराइल के साथ भारत के संबंध हो, चाहे जापान से बढ़ते संबंध हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से बढ़ते संबंध हो, खुद अमेरिका से भारत की बढ़ती साझेदारी हो, यह भी एक इशारा है कि भारत अब परंपरागत गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसको एक सीमा तक ही, यथार्थवाद की सीमा तक उसको महत्व देगा। और जो अगली बात है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पहले भारत मानवाधिकार और वैश्विक मंच पे जो लोकतांत्रिक सेटअप है उसके समर्थन में बड़ा मजबूती से खड़ा था और इन बातों को लेके कोई समझौता नहीं करता था। भारत अब भी समझौता नहीं करता, लेकिन अब भारत ने अपनी विदेश नीति में यह जताया है कि भारत के लिए अपने राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इसलिए दुनिया के कई देशों में जो वहाँ की सेटअप है, अगर वह लोकतांत्रिक है या नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लेकिन वह भारत के राष्ट्रहित को किस प्रकार सूट करता है यह भारत के लिए ज़्यादा प्राथमिक होगा। और इसीलिए भारत ने अब, चाहे आप चीन कह लीजिए या तमाम दुनिया के और देश कह लीजिए, जहां अगर लोकतांत्रिक सेटअप नहीं है तो भी ईरान से भारत के बढ़ते संबंध, सऊदीया से भारत के बढ़ते संबंध, तमाम इन देशों में भारत ने अपने संबंध बढ़ाए हैं और यहाँ इस बात की उतनी परवाह नहीं की गई है कि यह देश किस सेटअप के देश है। तो इस तरह के परिवर्तन, मानवाधिकार का मुद्दा भारत की आंतरिक राजनीति की साख है। भारत आंतरिक राजनीति में मानवाधिकार के मुद्दे को सर्वोच्च रखता है, लेकिन वैश्विक पटल पे जब भी इसके दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं तो भारत ने पूर्व में भले इसकी तीखी आलोचना और तीखी प्रतिक्रिया न की हो, लेकिन अब भारत बहुत ही मजबूती से और तीखी प्रतिक्रिया करता है। और इसलिए चाहे वह वैश्विक महाशक्तियाँ ही हों, अगर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं मानवाधिकार के मुद्दे को लेके, तो भारत यह कहने में नहीं चूकता है कि आप अपना देखें और भारत अपना देख लेगा। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण शिफ्ट है जो भारत कर रहा है। और जो सबसे अंतिम बात और महत्वपूर्ण बात हम कहेंगे, भारत की जो भू राजनीतिक चिंताएं हैं जिसमें भारत ने एक नया शिफ्ट, एक मजबूत शिफ्ट किया है अपने विदेश नीति में, वह है भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता। अगर रणनीतिक आत्मनिर्भरता देखें तो इसमें मुख्य रूप से भारत अपनी जो रक्षा तैयारियां हैं उसमें आत्मनिर्भर होना चाहता है। और इसका प्रमाण आप देखिए
कि भारत ने अपने जो रक्षा उत्पादन है उसमें अपनी जो स्वदेशी उत्पादन है उस पर निर्भरता है, उसको बढ़ा रहा है भारत। हाल के दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग और ब्रह्मोस मिसाइल के दुनिया भर से जो ऑफ़र आए हैं, जो डिमांड आई है तमाम देशों से, करीब 16-17 देशों से डिमांड आई है ब्रह्मोस मिसाइल की, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी चर्चा हो रही है। तो भारत भले ही वैश्विक पटल पे हथियारों का सौदागर न बने, लेकिन वो अपनी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भर निश्चित रूप से होना चाहता है और रक्षा आयात पर अपने खर्चे को घटाना चाहता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि भारत की जो भू राजनीतिक चिंताएँ हैं उसके लिहाज से भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है। अफ़गानिस्तान में जो सरकार है वह सरकार तालिबान की सरकार है या वहाँ की चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार है। भारत ने इसकी परवाह बाद में की। पहले भारत ने वहाँ की सरकार से डायलॉग स्थापित किया, अपने संबंध स्थापित किए और वहाँ बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है। यह निवेश का उद्देश्य भले यह भी है कि वहाँ की जनता को फ़ायदा मिले, वहाँ आधारभूत ढांचे की स्थापना हो, आर्थिक पुनर्निर्माण में सहयोग मिले अफगानिस्तान को, लेकिन साथ ही साथ वहाँ भारत की अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं जिसे भारत इसके माध्यम से साधता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही, आगे दूसरी बात करें। थैंक यू वेरी मच।